अंकल मुझे फोर्स कर रहे थे फिजिकल के लिए। एक दिन उसने मुझे उल्टा बांध के रस्सी से मेरा सारा कपड़ा खोल के चिल्लाने की कोशिश करती थी खुद को बचाने के लिए। वो मेरे मुंह पे कपड़े डाल देते थे। पूरे समाज के बीच में अकेली एक साइड, सब लोग ने पता नहीं मुझ पे कितना गलत गलत कमेंट कर रहे थे। कोई बोल रहे थे इसको घर से निकालो, बिना कपड़ों में परेड करवाओ, पूरा गली घुमाओ। कितना कुछ नहीं बोला लोगों ने। किसी ने बोला उसको कुआं से चापाकल से पानी मत लेने दो। और उस छोटी सी बच्ची लेकर कहाँ घूमूंगी, ये सोच के निकली थी कि ये मेरा जिंदगी का आखिरी सफर है। अगर मैं जहाँ जाना चाह रही हूँ, अगर वहाँ मैं सही सलामत पहुँच गई तो वहाँ से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूँगी। अगर मैं नहीं पहुँच पाई तो अपने बच्चों के साथ कहीं सुसाइड कर लूँगी। नमस्कार, मेरा नाम तेरेसा है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताने जा रही हूँ, जो स्ट्रोक आशा के माध्यम से। मैं आज 22 साल की हूँ और मैं झारखंड से हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 3.5 साल की थी। तो उस टाइम मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई थी। तो 1 साल बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। जब मेरी दूसरी मम्मी आई घर पे तो मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था। सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है, सौतेलेपन दिखा ही देते हैं। तो उस टाइम मैं अपने पापा के पास शिकायत करती थी तो वो मेरे बात नहीं सुनते थे और मेरी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि मेरे मम्मी उसको मना करते थे। इसके बाद मेरी 2 बहनें हुई थी, तो सारे पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता सारा चीज़ मेरे पापा मेरे बहनों पे खर्चा करते थे। तो मेरी सौतेली मम्मी जब 6-7 साल हो गई तो वो भी एक्सपायर कर गई। तो इसके बाद पापा ने 1 साल के बाद फिर तीसरा शादी किए थे। तो वो तीसरी मम्मी मेरी पापा के साथ करीब 6 से 7 महीने रहे थे, फिर वो छोड़ के चले गए, क्योंकि वो चाहते थे मेरे पापा मेरे अपने बच्चों के साथ ना रहे, उसके साथ रहे। तो इसके बाद पापा ने फिर से 1 साल के बाद चौथी शादी की थी और इसके बाद पापा ने ये फैसला लिया कि मुझे बच्चों के साथ नहीं रहना है, तो बाहर मेरे मम्मी के साथ रहने लगे। तो हम सारे भाई-बहन बिखर गए इधर से उधर। मेरी 2 सौतेली बहन थे, वो अपने मामा घर चले गए और मैं भी अपने मामा घर चले गए। और वहीं से मेरी पढ़ाई जो है नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई के खर्चा उठाने वाले कोई नहीं थे। मेरी नानी की भी एज हो रखी थी, तो मेरा खर्चा नहीं उठा रहे थे। तो वहीं से मेरी कम उम्र में ही मेरी शादी कर गई थी। जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम मैं 17 साल की थी। तो जब मेरी शादी हुई थी, जिससे भी मेरी शादी हुई थी, उसके भी मम्मी-पापा नहीं थे। तो मुझे लगा शायद मेरे लिए यही सही है। जब मैं शादी करके ससुराल गई, कुछ महीने तक सही रहा। इसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड भी टॉर्चर करने लगे। दूसरे लड़की के साथ फ़ोन में बात करना, मेरे साथ टाइम ना बिताना। तो कहीं न कहीं हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई थी। तो इसके बाद मेरा हस्बैंड ने अचानक से एक दिन, जब मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो अचानक से बिना बताए घर से बाहर चले गए। और मैंने बहुत कॉल किया ये जानने के लिए कि वो कहाँ गए, क्यों छोड़ के गए हमें। तो वो कभी मेरा कॉल नहीं रिसीव करते थे, मेरा नंबर भी ब्लॉक पे डाल देते थे। एकदम से मेरा हस्बैंड का कॉल 5 महीने के बाद आ जाता है मेरे पास और वो मुझे बोलते हैं कि मेरा घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो मैंने बोला मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया? तो मेरा हस्बैंड बोला कि मुझे दूसरा शादी करना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारा बच्चा मेरा कोख में है, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ? तो उसने बोला तुम जानो कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो उस टाइम मेरा हस्बैंड ने हाथ में 1 रुपया दिए बिना वो बाहर चले गए थे, मुझे अकेले उस घर में छोड़ के। तो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं, राशन पानी तक लाने की नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि अपना घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे भैया भी अलग से रहने लगे थे और मेरा खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था। उस प्रेगनेंसी की हालत में मैंने वो चीज़ देखा है, 1 रुपया भी नहीं था मेरे साथ। मैं बीमार रहती थी, टेंशन में थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, पर कैसे कमाऊँ? मैंने तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं जो मैं जॉब करके पैसा कमा सकूँ। तो मैं इतना टेंशन में थी, डिप्रेशन में,
और बीमार भी रहती थी। फिर मैंने सोचा कि गांव में छोटे छोटे बच्चे थे जो 6-7 क्लास में रहते थे। मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और वहीं से मेरा महीना का 3 से 4 हज़ार मिल जाता था। जब तक मेरा डिलीवरी नहीं हुआ था तब तक मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी और वहीं से मेरा गुजारा हो जाता था। तो उस टाइम मैं इतना बीमार रहती थी कि इलाज करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हुआ करता था। जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पैसे चाहिए। तो उसने बोला मुझे, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा, इससे अच्छा है कि तुम मेरा घर से निकल जाओ, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गए। तो मैंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो सकता कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया, मैं हॉस्पिटल में थी अकेली। तो उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, अगर तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो लड़का बच्चा पैदा करो तभी मैं पैसा दूंगी। ये बात सुन के मुझे इतना रोना आया। मैं अंदर से सोची कि बेटी होना कितना बड़ा गुनाह है। उस हॉस्पिटल में अकेले बच्चे को पैदा करना, उस दर्द में गुजरना, मैंने कितना कुछ देखा। फिर भी मेरा हस्बैंड 1 रुपया भी नहीं दिया। जहां पर लेडीज को डिलीवरी के बाद रिकवर होने में 1 से 1.5 महीना लगता है, वही मैंने डिलीवरी के तुरंत बाद खुद के लिए खाना बनाना, पानी गर्म करना, बच्चों को देखभाल करना, कपड़ा साफ करना, घर की सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा था। जब डिलीवरी हुई थी तो मैं हमेशा से बीमार रहती थी, तो मेरा दूध भी नहीं आया था। डिलीवरी के बाद बच्चों को दूध पिलाने तक के मेरे पास पैसे नहीं थे। उस टाइम मैंने जो चावल की पानी होती है ना माँ, उसमें कॉटन के कपड़े भिगो के उसके मुंह में निचोड़ देती थी। एक सप्ताह तक मैंने ऐसे ही अपने बच्चों को रखा। तो बहुत लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे चीजें खाने से दूध आते हैं। 1 सप्ताह के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा दूध आने लगा। तो मैंने अपने बच्चे का यही मैं अंदर ही अंदर ही खुद को कोसती थी, मैं कैसी माँ हूं, अपने बच्चों के लिए ये भी नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं मेरा सपना था, कुछ नहीं बन पाया लाइफ में मैं तो एक अच्छी पत्नी बनूंगी, पर एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं मारा, ये सोची कि चलो एक अच्छी माँ बन जाती हूँ। पर मेरी किस्मत खराब थी, मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। तो यही चीज मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि 1 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं था। मैं किसी के सामने भी पैसे मांगने जाते थे, कोई भी हमें नहीं देता था, यहाँ तक कि मेरे भैया भी नहीं, मेरी नानी भी नहीं। सबको लगता था कि मैं अपने पैसे कहाँ से लौटाऊं, इसलिए कोई हमें नहीं देता था। तो उस टाइम मैंने वो चीज भी देखा है, क्योंकि अगर मैं अच्छा सब्जी खरीद के खाती थी तो बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। अगर मैं तेल खरीद के लाती थी तो नमक के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे पास। तो मैंने कपड़े वाला साबुन से भी मेरे बच्चे को नहलाया है पूरा 1 साल तक, और खुद भी। इसके बाद 8 महीने के बाद अचानक मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं। आने के बाद मुझे खुशी हुई कि एक नया बेबी को देख के उसको भी अंदर से खुशी होगी, पर ऐसे कुछ नहीं था। जैसे ही उसने आया, रोज बाहर रहना, बाहर खाना खाना, शराब पीना, पी करके आके मुझे मारना, यही हुआ। वो चाहते थे कि मैं उसका घर से निकल जाऊं और उसको शादी करना था। सामने मेरे मुझे बोलता था कि अगर तुम अपने घर से नहीं निकलोगे, मेरे घर से, तो तुम्हें मार दूंगी। मुझे निकलना पड़ा उस घर से, क्योंकि उसने इतना ही मेरे साथ गलत किया था, शायद किसी ने ना देखा हो अभी तक। मैंने उसके सामने इतना रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऐसा मत करो, तुम्हें भी पता है मेरा आगे पीछे कोई नहीं है,
मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, तुम ही तो एक मेरे सहारे हो। उसने बोला तुम दूसरे लड़का से शादी कर सकते हो, भाग जाओ। दुनिया में एक दो बच्चे पैदा करके इतने सारे औरत भाग जाती है, तू क्यों नहीं भागती। तो उसने मेरे साथ दारू पी के डेली आना, मुझे मारना, मारने की धमकी देना, और साथ में वो मेरे बच्चे को भी मारते थे। एक दिन जब मैं घर पे थी, कुछ भी राशन पानी खत्म होता था तो मैं उससे बताती थी कि मुझे ये चीज की जरूरी है, घर में ये राशन खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया। वो कुछ जवाब नहीं देते थे, वो बोलते थे कि तुम जानो, और वो घर पे खाना भी नहीं खाते थे। एक दिन उसने पूरा नशा के हालत में मुझे इतना मारा, और वो जब भी मारते थे मुझे घर में बंद करके, दरवाजा सब बंद करके अंदर में मुझे मारते थे। एक दिन उसने मुझे उल्टा बांध के रस्सी से मेरा सारा कपड़ा खोल के उसने मुझे इतना मारा, जानवरों की तरह मेरे साथ सलूक किया था उसने। जब मैं चिल्लाने की कोशिश करती थी खुद को बचाने के लिए, वो मेरे मुंह पे कपड़े डाल देते थे। उसको जो मन होता था वो करते थे मेरे साथ। फिर उसने मुझे जलाने की कोशिश किया, केरोसिन तेल डाल के। जब मुझे लगा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे जाना ही है, तो उसने बोला तुम्हें यहाँ रहना है या खुद निकलना है, अगर यहीं रहोगे तो आज ही मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर दूंगी। तो मैंने उसको बोला मेरे बच्चे के लिए छोड़ दो, मुझे मुझे बच्चे के लिए जीना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर से निकल जाऊं तो मैं निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी। तो उसने बोला अब भी निकलो, अब भी चले जाओ। तो मैंने कहा हाँ मैं अभी चले जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो उसने बोला कि तुम निकल जाओ। तो मुझे अपने बच्चे के लिए जीना था, इसलिए मैंने उसका बात मान लिया। रात 11 बजे ही उसने बच्चे के साथ धक्के मार के उसने बाहर निकाल दिया मुझे। आज उस अंधेरी रात में कहाँ जाती मैं, मेरे पास कुछ नहीं था बिल्कुल भी। तो रात में मैंने एक बच्चे के साथ नदी के किनारे एक चट्टान के ऊपर मैंने रात बिताई है अकेले। फिर मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए। जब मैं घर जाके अपने भैया के साथ रहने लगे तो वहां भी कुछ दिन की मेहमान ही हम थे, क्योंकि वहां मेरे भाभी अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। वो हमेशा मेरे भैया को यही कहते थे कि तुम्हारी बहनों को हम फोकट में खाना नहीं खिलाएंगे, उसको भी कमा के लाना पड़ेगा। तो मैं छोटी सी बच्ची लेकर कहाँ काम करूं, कहाँ जाऊं पैसे कमाने के लिए। तो फिर भी मुझे अपने हस्बैंड पे उम्मीद था कि वो समझेगा इस बात को, फिर वापस आएगा मेरे पास। जब मेरी भाभी भी रोज की लड़ाई करने लगी मेरे साथ, तो फिर मैं वापस चले गए अपने ससुराल। उस टाइम मेरा हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो दूसरी लड़की को लेकर बाहर चले गए थे। तो पूरे गांव वालों को, समाज वालों को पता चल गया था कि इसका हस्बैंड इसको रिस्पेक्ट नहीं करते, रखना नहीं चाहते हैं। तो गांव वालों भी वही नजर से मुझे देखने लगे, क्योंकि मैं वहां बहुत दिन नहीं रही और मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आए, मैं अपने से चली गई थी। तो इसलिए मेरा वहां रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे मुझे गलत नजर से देखते थे। और मैं उस समाज में मेरी शादी हुई थी जहां शिक्षित लोग बहुत कम थे, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो वहां के गांव में भी लोग अपने से कानून बनाते थे, अपने से नियम बनाते थे। तो मेरा हस्बैंड को पता चला कि मैं अपने से वापस ससुराल आ गई, तो मुझे फोन पे वो गाली देने लगे, निकल जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत करूंगा मैं लड़कों को भेजूंगा तुमको मारने के लिए, तुम्हारे साथ रेप करने के लिए। तो मैंने बोला जो करना मेरे साथ करो, अपने मन में नहीं तो अपना दिल में नहीं तो अपना घर में मुझे जगह दे दो, मुझे कुछ खाने को मत दो, बस अपने बच्चे के लिए करना, जो भी करोगे अपने बच्चे के लिए करना, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा बच्चा है। तो उसने बोला कि मुझे लड़का बच्चा ही चाहिए, लड़की बच्चा नहीं चाहिए। तुमने समाज के सामने, दोस्तों के सामने मेरा नाक कटवा दिया कि तुम लड़का बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। तो उस टाइम
सारे गांव वाले ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मेरा हस्बैंड ने सच में, वो जैसे बोलते थे, जैसे धमकी देते थे, सच में उसने वैसे ही किया। रात को मेरे घर पे लड़कों को भेजना, मेरे साथ गलत काम करवाना, मारने की धमकी देना। एक दिन मेरे साथ ऐसे हुआ कि शाम के टाइम था, अंधेरा होने लगा था, एक लड़का मेरे घर पे आया और मेरे साथ छेड़खानी की कोशिश किया। तो मैं चिल्लाई, तो कुछ लोग आ गए थे, तो सबको पता चला कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा था। उस टाइम मैंने सोचा अगर मैं पंचायत बैठाती हूँ तो मेरे साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि पहले से मुझे पता था उस समाज में कभी सही न्याय किसी को नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था। अगर मैं नहीं करती तो पूरा समाज वाले यही सोचेंगे कि मैं खुद इस चीज के लिए मंजूर हूँ, उस चीज खुद से मैं लड़कों को बुलाती हूँ। तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था उस टाइम भी, अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए भी। मैं आज उसके पास तो कल उसके पास उधार मांगती रहती थी, क्योंकि 1 रुपया भी नहीं था और बच्चों को लेकर काम भी नहीं कर सकती कहीं। तो वो लड़का रात में आके मेरे साथ गलत करने लगे। तो उसके बाद दूसरे दिन मैंने पंचायत में बैठक बुलाए, तो सारे गांव वाले ने मेरे साथ ये बोला कि तुम ऐसे ही हो। गांव में जो अंधविश्वास होते हैं ना, जहाँ लेडीज को, औरतों को ये बोलते हैं कि तुम डैन हो, तुम्हारी नजर गंदा है, किसी पे नजर लग जाती है। कोई बीमार होते थे आस पड़ोस में, सब मुझे यही बोलते कि तुम्हारा नजर खराब है, तुम्हारी नजर लग गई है हम लोग को, इसलिए हम बीमार होते रहते हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसे ही बोला था मुझे, और कहीं ना कहीं ये मेरा हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मुझे प्यार नहीं करते थे, मुझसे दूर रहते थे। यही एक वजह है कि गांव वालों भी मुझे गलत नजर से देखने लगे या टॉर्चर करने लगे मुझे। तो इसके बाद पंचायत में ये हुआ कि जिस लड़का ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी, उसको जुर्माने के तौर पे 5,000 रुपया देना पड़ा। तो गांव वालों ने ये फैसला किया, उसको 5,000 रुपया देना पड़ रहा है तो तुम्हें उसका आधा 2,500 रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने सबको बोला उतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो सबने बोला कि अगर ये पैसे तुम नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे साथ वो किया जाएगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। बहुत लोगों ने, पूरे समाज एक साइड और पूरे समाज के बीच में अकेले एक साइड, सब लोग ने पता नहीं मुझ पे कितना गलत गलत कमेंट कर रहे थे। कोई बोल रहे थे इसको घर से निकालो, बिना कपड़ों में परेड करवाओ, पूरा गली घुमाओ, कितना कुछ नहीं बोला लोगों ने। किसी ने बोला उसको कुआं से, चापाकल से पानी मत लेने दो। और उस छोटी सी बच्ची लेकर कहाँ घूमूंगी, इस बात को मुझे स्वीकार करना पड़ा। मेरे पास नानी का दिया हुआ जितना भी जेवर था मैंने सारा बेच दिया और उससे पैसा अरेंज करके मैंने गांव वालों को दे दिया। उस दिन से मेरा गांव वालों में भी सब वैल्यू खत्म हो गए थे। सब लोग मुझे छी छी तू तू करने लगे थे, सब ने हमसे दूरियां बनाना स्टार्ट किए। इतनी बड़ी जिंदगी में, इतनी बड़ी भीड़ में मैं अकेली ही महसूस होती थी। मुझे लगा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसलिए मैंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की कि मेरे लिए जीना सही नहीं है, जिंदगी से अच्छा तो मौत है। बहुत मैंने कोशिश किया सुसाइड करने के लिए, लेकिन जब भी मैं सुसाइड करना चाहती थी ना, अपने बच्चे को देखकर मुझे रोना आता था कि मैं खुद तो मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी को किसके हवाले छोड़ दूंगी। मैं खुद को तो खत्म कर सकती हूँ, पर मौत के मुंह में हाथ डाल के जिस जिंदगी को मैंने जन्म दिया है उसको कभी खत्म नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचा कि मुझे जीना है अपने बेटी के लिए। कोई नहीं है मेरा, पर मेरी बेटी है मेरे लिए। तो फिर से मैं वापस आ गई, क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचा था मेरे पास, साथ में पैसे भी नहीं थे। उस दिन मैंने 67 किलोमीटर धूप में पैदल तय किया था उस सफर को। खाने को कुछ नहीं था। फिर आ गई भाभी के पास, छोटी सी बच्ची को वहां भी छोड़ के मैं 8 घंटे बाहर काम करने निकल जाती थी, दूसरों के घर में, दूसरों के खेत में
क्योंकि मैं बीमार हमेशा रहती थी, मेरी बेटी भी, और इलाज करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। और ऊपर से मेरी भाभी भी बोलती थी कि तुम्हें राशन पे करना पड़ेगा हर सप्ताह, नहीं तो यहाँ मत रहो। अब मेरे भैया को हमेशा बोलते थे अपने बहन को कहीं भेज दो, वो शादीशुदा है, शादीशुदा लड़की को ससुराल में रहना चाहिए, यहाँ नहीं। तो इसके बाद मैं वहां से सोची कि मुझे बाहर काम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाभी के साथ मेरी नहीं बनती थी, लड़ाई होती थी। तो मैं बच्चों को लेकर बाहर काम करने चले गई, धनबाद में किसी के घर पे काम करने के लिए। वहां भी मैंने जिस घर पे काम करने गए थे, वहां एक 55 साल के एक अंकल थे, उसके 2 बेटे थे। मैं अच्छा काम कर रही थी बच्चों को छोड़ के, वहां भी मुझे बहुत डांट मिलती थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और चीजों को वो तोड़ फोड़ करते थे, क्योंकि वो बच्चे थे, वो नहीं समझते थे क्या गलत है क्या सही है। तो वहां भी मुझे डांट मिलती थी। बच्चों को छोड़ के वहां मैं पूरा फैमिली चलाती थी। तो वहां भी वो अंकल मुझे फोर्स कर रहे थे फिजिकल के लिए, उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए। तो मैंने अंकल को मना किया। उसने बोला कि तुम अकेले हो, जिंदगी अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है, मेरा बात को मान ले, मैं तुम्हारा लाइफ बना दूंगी और तुम्हारा बच्चे का भी। तो मैंने सोचा मैं ये नहीं कर सकती। तो उसने बोला यहाँ से भी निकल जाओगे ना तो बाद में तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। मैंने उसको बोला मैं रोड पे भीख मांग लूंगी, फिर भी ये काम नहीं करूंगी। तो उसने भी वहां से निकाल दिया, हाथ में वहां 1 रुपया दिए भी नहीं, उसने खाली हाथ वहां से निकाल दिया। लेकिन मैं कहाँ जाती, कुछ नहीं था मेरे पास। किसी तरह मैंने मदद मांग के फिर वापस भाभी के घर आ गए। और उस टाइम से मुझे रहने का मन नहीं कर रहा था। यही एक मैं सोच रही थी, मेरा सारा रास्ता मुझे बंद नजर आता था। बस एक ही चीज सोचती थी कि मुझे सुसाइड करना है। बच्चे के साथ रात को निकल गई थी सुसाइड करने के लिए, लेकिन जब अपने बच्चे को देखती थी मैं खुद को रोक लेती थी। मेरी बच्ची ये आज मुझे जिंदा रखा है, मेरी बच्ची की वजह से आज मैं जिंदा हूं। अगर शायद मेरी बच्ची ना होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं रहती। आज भी अगर रोती हूं ना छुप छुप के, मेरी बेटी जब मेरा आंखों में आंसू देखते खुद भी रोने लग जाती है। इसलिए मैं अपने बेटी के सामने हमेशा अपने इमोशनल को, अपने आंसू को छुपा के रखती थी, ताकि उसे पता ना चले कि मुझ में क्या बीत रही है। तो बहुत लोगों ने बोला मुझे अपने बच्चे को किसी और को दे दो, अनाथ आश्रम छोड़ दो, तुम नहीं पाल पाओगे, उसको अनाथ आश्रम में रख के तुम खुद का जिंदगी शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने सोचा ऐसे नहीं कर सकते हो, अगर दुनिया में कोई है तो वो मेरी बेटी ही है, मैं उसको खुद से दूर नहीं कर सकती। तो मैंने गूगल पे यूट्यूब पे सर्च किया कि कहीं ऐसा जगह अगर मुझे मिल जाए कि जहाँ बच्चों और माँ को साथ में रख सकते हैं। तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऐसा जगह बहुत ही कम है। तो एक दिन मेरा फोन में अचानक से वीडियो आई, माइका स्वीट होम अनाथालय के नाम से। तो उस वीडियो को देख के मैंने जो भी उसमें उस चीज में बताया गया है उस वीडियो में, तो मुझे लगा एक टाइम के लिए शायद ये जगह मेरे लिए सही है। फिर मुझे ये लगा कि नहीं ये गलत भी हो सकता है। तो उसमें नंबर दिया हुआ था, तो उस नंबर निकाल के मैंने कॉल किया और यहाँ आके बात किए। मैंने फोन में यहाँ की जो इंचार्ज है उससे मुझे बात हुई, तो उसने बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है, आप इधर आ जाओ। तो मैंने बोला कि कुछ लेके आना है, तो उसने बोला नहीं, बस आप अपना आधार कार्ड लेके आए और आ जाओ इधर। तो मेरे पास यहाँ आने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे और भरोसा भी नहीं था कि इतना दूर इतने बड़े शहर में मैं कैसे जाऊं, मेरा वहाँ कोई अपना है ही नहीं, और जिस जगह में मैं जाना चाह रही थी उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता और हाथ में एक पैसे भी नहीं है। तो मेरे पास बस एक ही चीज बचा था, वो था चांदी की लॉकेट। तो वो बेच के मैं यहाँ के लिए टिकट कटवा लिया। जैसे मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि इतना बड़े शहर में पहली बार आना, यहाँ अपना मेरा कोई नहीं है, फिर इस चीज के बारे में भी नहीं पता है कि कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो इसके बाद मैंने बस स्टैंड गया। बस स्टैंड जाके मुझे बस भी नहीं मिल रही थी।
तो मुझे अंदर से लग रहा मैं नहीं जा पाऊँगी, कहाँ जाना है मुझे, नहीं जा पाऊँगी मैं। तो इसके बाद मैंने ऑटो वालों से बात की है और मेरे पास बस 700 रुपया ही बचा हुआ था। तो ऑटो वाले भी बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे थे और मुझे विश्वास नहीं था कि ऑटो वाला मुझे पहुँचा पाएँगे। मुझे लग रहा था वो कहीं और लेके जाए, मुझे डर लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, वो गलत जगह कहीं पहुँचा दिया तो मेरे बच्चों के साथ भी बहुत गलत होगा, क्योंकि इतने बड़े-बड़े शहर में ऐसे बात सुनने को मिलता है। तो उस टाइम बैठ के मैं रोने लगी वहाँ स्टेशन में, सोचने लगी कि मैं कहाँ फँस गई। और जब मैं घर से निकली तो उस टाइम भी ये सोच के निकली थी कि ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। अगर मैं जहाँ जाना चाह रही हूँ, अगर वहाँ मैं सही सलामत पहुँच गई, तो वहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। अगर मैं नहीं पहुँच पाई तो अपने बच्चों के साथ कहीं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास यही 2 ऑप्शन ही था। तो जैसे ही मैंने यहाँ आया, तो पहली बार तो ये इतनी बड़े शहर में, और जहाँ तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, और यहाँ आके मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं उतनी ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं हूँ। एक छोटी-सी गाँव से एक आम इंसान हूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, ना ही कोई फ़ेमस इंसान हूँ, जो मेरा फेस देख के कोई मुझे मदद करने के लिए सामने आए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मगर यहाँ दिल्ली आके जहाँ मुझे पहुँचना था, वहाँ मैं सही सलामत पहुँच गई। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल गई है, अच्छी लाइफ़ जी सकती हूँ यहाँ से। तो यहाँ आके जब हमारे अविनाश भैया जो है, उसने मेरा काउंसलिंग करी और मुझे मोटिवेट किया, तो कहीं न कहीं मुझे समझ आया कि अपने आप को कभी बदनसीब नहीं समझना चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ आके पहली बार जब कंप्यूटर रूम में गई, कंप्यूटर क्लास में गई, तो जब मैं कंप्यूटर पे बैठी, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई कि मुझे कभी सपना में मैंने नहीं सोचा था कि मैं कंप्यूटर भी चलाऊँगी। जब कंप्यूटर मैंने पहली बार अपने बच्ची का नाम लिखना, फिर इमोजी बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस इमोजी में एक दिल बनाना, अपने बेटी का नाम लिखना, क्योंकि फर्स्ट में मैंने अपने बेटी का नाम इसलिए रखा क्योंकि आज मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं अपने बेटी के वजह से ही ज़िंदा हूँ। तो पता नहीं, शायद मैं पहले ही मर गई होती। तो मैं अपनी बेटी को उस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो जो मैंने देखा है, जो तकलीफ़ मैंने झेला है, उसको कभी ये देखने को ना मिले। क्योंकि कभी ना कभी मुझे ये एहसास होता है कि मैं अपने मम्मी को कोसती कि अगर आज मेरी मम्मी होती, तो मेरे साथ ये ना होता। तो मैं सोचती हूँ कभी मेरी बेटी ऐसे ना सोचे। आज मैं स्टिचिंग की कोर्स कर रही हूँ, आगे जाके मैं 15 से 20 हज़ार महीना कमा सकती हूँ और अपने बच्ची को वो शिक्षा दे सकती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। वो ज़िंदगी दे सकती हूँ जो मुझे कभी मिला नहीं। और जो समाज के नेगेटिव सोच होती है एक लड़की के ऊपर, एक बेटी के ऊपर, कभी मेरी बेटी को वो माहौल दिखने को ना मिले और वो उसको इस काबिल बनाऊँगी कि समाज, हर छोटे-छोटे समाज में उस सोच को, एक नेगेटिव जो सोच है, वो पॉजिटिव सोच में बदल दें। तो ये सब मैं इतना कुछ कर रही हूँ, बस अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी, तू इतना खुशी से कैसे रह लेती हो? बस मैं ये सब अपने बेटी के लिए कर रही हूँ। जो 3.5 साल से 22 साल तक की मैंने जो सफ़र देखा, उसमें मुझे ये समझ आई कि पैसे बहुत ज़रूरी है। पैसे से हर खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन मिलने वाली खुशी के पीछे पैसे ही है। तो इसलिए हमें लाइफ़ में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमें किसी ने मदद नहीं किया और पैसे ना होने के वजह से किसी ने मुझे इज़्ज़त नहीं किया, मुझे अपनों ने ही नहीं पहचाना। तो सभी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग तो बनोगे, पर साथ में खुद के पैरों में खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हालात जो भी है, पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपने एक लाइन सुनी होगी, दुनिया झुकता है पर झुकाने वाला होना चाहिए। आप भी कर सकते हैं, बस हिम्मत होना चाहिए। मैंने इतना कुछ किया तो आप भी कर सकते हैं। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना।
ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।